वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल फिर 15 जनवरी तक खोला। आधार पंजीयन कराना अनिवार्य। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाएं वर्ष 2021-22 के लिए विद्यार्थियों की स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के केवल आधार सीडेड बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। इसे देखते हुए छात्रवृत्ति पोर्टल एक बार फिर से 15 जनवरी तक खोला गया है। छूट गए छात्र और छात्राएं इस सुविधा का लाभ लेकर ऑनलाइन आधार पंजीयन करवा सकते हैं। इंदौर जिले में ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनके आधार का पंजीयन उनके छात्रवृत्ति खाते के साथ नहीं हुआ है। अब 13 जनवरी तक जमा कर सकते हैं मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय होलकर साइंस कॉलेज ने विद्यार्थियों के लिए सूचना जारी की है कि वे अपने मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र और माइग्रेशन प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज 13 जनवरी तक जमा कर दें। इसके पहले अंतिम तारीख 31 दिसंबर थी। कॉलेज ने विद्यार्थियों को कहा कि उच्च शिक्षा विभाग ने दस्तावेज जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। अब किसी भी स्थिति में समय पर दस्तावेज जमा कर दें। दस्तावेज जमा होने के बाद इन्हें पोर्टल पर ऑनलाइन किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कल 12 जनवरी को मनाया जाएगा रोजगार दिवस। 3 लाख नौकरी दिलाने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में कल 12 जनवरी को रोजगार और स्वरोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस एक दिवसीय कार्यक्रम में 3 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं मंत्रियों को प्रभारी या गृह जिले में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। आईआईएम इंदौर का औसत पैकेज 6.6% बढ़ा, इस बार पहुंचा 25 लाख तक। आईआईएम इंदौर ने 2022 की बेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें बताया गया कि इस बार 2 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में कुल 572 विद्यार्थियों को जॉब का ऑफर मिला है। औसत पैकेज में 6.6% की बढ़ोतरी हुई। इस बार ये पैकेज 25 लाख रुपए तक पहुंच गया। पिछली बार औसत पैकेज 23.6 लाख रुपए था। अधिकतम पैकेज में 7 लाख रुपए की कमी आई है। ये 49 लाख रुपए रहा, जबकि पिछली बार 56.8 लाख रुपए था। 72 घंटों के भीतर ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का होगा सर्वे। 25% राहत राशि तत्काल देगी सरकार। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को त्वरित मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन दिया। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फसल आने के पहले 25% राशि हम अभी किसानों को दिला देंगे। जितने किसानों की क्षति हुई है उन्हें जल्द से जल्द बीमा राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई जगह रिपोर्ट भेज दी गई है, बाकी की जगहों में अधिसूचित करा दी जाएगी। तत्काल 72 घंटे के भीतर सर्वे कराने के बाद हम फसल आने के पहले किसानों को 25% बीमा राशि कंपनी से प्रदान कराएंगे। कोरोना का असर उड़ान पर। इंडिगो एयरलाइंस की 6 उड़ान निरस्त। विस्तारा ने 31 जनवरी तक उड़ानें निरस्त की। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर सोमवार को यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसका कारण उड़ानों का निरस्त होना रहा। यात्रियों की कमी के चलते इंदौर से चलने वाली 6 उड़ानों को सोमवार को निरस्त कर दिया गया। इनमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और प्रयागराज की उड़ानें शामिल हैं। विस्तारा एयरलाइंस ने 31 जनवरी तक उड़ानें निरस्त कर दी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एयरलाइंस द्वारा उड़ानों को निरस्त किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर नया प्रतिबंध नहीं। अभी बंद नहीं होंगे स्कूल। सीएम शिवराज ने ली अधिकारियों की बैठक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति का जायजा लेने और इस पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे टीकाकरण के लिए समीक्षा बैठक ली। बैठक में तय किया गया कि अभी प्रदेश में कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सरकार हालातों पर नजर रखे हुए है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के 8वीं तक स्कूल बंद करने के मसले पर सीएम ने कहा कि अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। सीएम ने कहा कि केसेस बढ़ रहे हैं, जरूरत हुई तो बड़े कदम उठाएंगे। एमपी पीसीएस के 283 और वन सेवा 63 पदों के लिए आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सिविल सेवा और राज्य वन सेवा परीक्षा के कल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार पर जाकर आवेदन कर सकता है। इस परीक्षा से राज्य सिविल सेवा में इस बार 283 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वहीं राज्य वन सेवा परीक्षा में कुल 63 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तिथि 24 अप्रैल 2022 मुकर्रर की गई है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 फरवरी है। ध्यान रहे कि राज्य सेवा परीक्षा 2021 और राज्य वन सेवा परीक्षा 2021 के लिए संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। दिग्विजय सिंह का आरएसएस पर बड़ा हमला। बोले संघ आतंकवाद और बम बनाने की देता है ट्रेनिंग।
पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से संघ पर बड़ा बयान दे डाला। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ आतंकवाद की ट्रेनिंग देता है, संघ बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। पूर्व सीएम ने संघ को नफरत की विचारधाराओं वाला संगठन बताया। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने संघ को दीमक की तरह बताया। दिग्विजय सिंह ने संघ के नेताओं को चुनौती भी दी है कि वे मेरे साथ आकर सार्वजनिक मंच पर बहस करें। कांग्रेस नेता ने कहा कि हिंदू धर्म को कोई भी खतरा नहीं, मुसलमान देश में कभी बहुसंख्यक नहीं बन पाएंगे। उम्मीदवारों का इंतजार हुआ खत्म। राज्य सेवा परीक्षा 2021 के लिए सोमवार से शुरू हुआ आवेदन की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2021 और राज्य सेवा वन परीक्षा 2021 की राह देख रहे उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। दरअसल सोमवार से ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2021 को राज्य सेवा परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा के लिए भर्ती विज्ञापन और परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। इंदौर नगर निगम के 85 वार्ड्स का आरक्षण उच्च न्यायालय ने रद्द किया। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने नगरपालिका निगम के 85 वार्ड्स में चुनाव के लिए गई वार्ड आरक्षण प्रक्रिया को रद्द कर दिया। वार्ड आरक्षण के खिलाफ लगी याचिका में याचिकाकर्ता जयेश गुरनानी और दिलीप कौशल ने कहा था कि लंबे समय से अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित वर्ग के वार्ड में आरक्षण की स्थिति ही परिवर्तित नहीं की जा रही है। सीएम पर कमलनाथ का जबानी हमला। पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं शिवराज सिंह जी से नाटक नौटंकी का मुकाबला नहीं कर सकता। वो मनोरंजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ भी बोल लो, कुछ भी समझ लो। सीएम पर जबानी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, जिस तरफ देखो अव्यवस्था है, शासन व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। बीते 3 दिनों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई है उसके सर्वे का कोई प्रबंध प्रभावित जिलों में शुरू नहीं हुआ। एमपी के मालवा महाकौशल क्षेत्र के लोग भी कर सकेंगे बुलेट ट्रेन की सवारी। देश में फिलहाल एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। राष्ट्रीय रेल योजना में 6 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जोड़ने की योजना बनाई गई। इन नए 6 कॉरिडोर में नागपुर से वाराणसी तक का कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। ये कॉरिडोर मुंबई नासिक नागपुर HHR को बढ़ाकर किया जाएगा। मतलब ये कि नागपुर वाराणसी के बीच भी बुलेट ट्रेन चल सकती है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लोगों को बुलेट ट्रेन में सवारी करने का मौका मिल सकता है। इंदौर में दाल मिल एसोसिएशन ने की मांग, केंद्र दालों से हटाए जीएसटी, मध्य प्रदेश कम करे मंडी शुल्क। देश में पैक और ब्रांड नाम के साथ बिकने वाली दालों पर 5% जीएसटी देना होता है। शाकाहारी उपभोक्ता के लिए दाल ही प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अच्छी गुणवत्ता की दाल हर वर्ग को उपलब्ध हो, इसलिए सरकार को दालों पर से जीएसटी हटाना चाहिए। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने ये मांग की केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के सामने। इंदौर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन की साधारण सभा में केंद्रीय इस्पात व ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कृषि क्षेत्र में सरकार के पास सीमित विकल्प, बजट में मांग आधारित खेती के लिए नई योजना का हो सकता है प्रावधान। कृषि क्षेत्र में सुधार का रास्ता फिलहाल बंद हो चुका है। निजी निवेश का रास्ता खोलने का प्रयास अवरुद्ध हो चुका है, यानी सरकारी खजाने पर निर्भरता और बढ़ेगी। दूसरी ओर कृषि फर्टिलाइजर व खाद्य सब्सिडी का बढ़ता बोझ आम बजट की सेहत को बिगाड़ सकता है। हालांकि किसानों की दशा और दिशा पर इसका असर नहीं होने दिया जाएगा। अब ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल, रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइन। कोरोना के बढ़ते मामलों और तीसरी लहर की दस्तक को देख शासन से लेकर प्रशासन तक सतर्क है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। वहीं अब भारतीय रेलवे ने भी कोरोना को लेकर यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। इस नई गाइडलाइन में कई बड़े फैसले लिए गए। अगर आप अब ट्रेन में यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको इस गाइडलाइन को जरूर पढ़ लेना चाहिए, वरना आप यात्रा नहीं कर सकते। क्या है इस गाइडलाइन में, आइए आपको बताते हैं। कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखकर दक्षिण रेलवे ने यात्रियों पर कुछ पाबंदियां लगाई हैं। फिलहाल ये नया नियम लोकल ट्रेन के लिए बनाया गया है। इसके मुताबिक अब लोकल ट्रेन में वही सफर कर सकता है जिसने वैक्सीनेशन करवाया हो। बिना कोरोना वैक्सीन लिए लोग अब लोकल ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, अगर किसी यात्री ने कोरोना वैक्सीन की सिर्फ सिंगल डोज ली है तो उसे भी यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कर्मचारियों के 18 महीने के HKDA एरियर्स पर नई अपडेट, जल्द मिलेंगे 2 लाख। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर को लेकर नई अपडेट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों को बकाया डीए के लिए फरवरी 2022 तक का और इंतजार करना पड़ सकता है। वर्तमान हालातों को देखते हुए मोदी सरकार इसी महीने के अंत या फिर बजट के बाद बकाया डीए एरियर पर फैसला ले सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पूर्व जज की अध्यक्षता में बनाई कमेटी।
पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। केस की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कारण बताओ नोटिस डीजी और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को भेजा गया था, अब तक केंद्र सरकार की ओर से तय समिति की ओर से कोई सुनवाई नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ये बात सही है कि सुरक्षा में चूक हुई है। खुद पंजाब सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। ईपीएफ खाता धारकों ने नहीं किया ये काम तो नहीं देख सकेंगे अकाउंट पासबुक डिटेल्स। अगर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में आपका खाता है और आपने अपने ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया, ई नॉमिनेशन नहीं कराया, तो आप अपनी ईपीएफ पासबुक एक्सेस नहीं कर सकेंगे। दरअसल ईपीएफओ ने ईपीएफ पासबुक देखने के लिए ई नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया। ईपीएफओ द्वारा ईपीएफ पासबुक देखने के लिए ई नॉमिनेशन अनिवार्य करने के बाद जिन पीएफ खाता धारकों ने अभी तक ई नॉमिनेशन नहीं कराया, वे मेंबर पासबुक पोर्टल पर लॉग इन करने के बाद भी अपना पीएफ पासबुक नहीं देख पा रहे हैं। जीएसटी फाइलिंग अलर्ट, कारोबारियों के लिए टैक्स वसूली और ब्याज कैलकुलेशन को लेकर बड़े अपडेट। जीएसटी नेटवर्क करदाताओं की मदद के लिए मासिक कर भुगतान फॉर्म जीएसटीआर 3B फॉर्म में जल्द ब्याज गणना की सुविधा शुरू करेगी। इससे करदाता विलंबित कर भुगतान के लिए ब्याज की गणना कर सकेंगे। अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए प्रौद्योगिकी नेटवर्क उपलब्ध कराने वाली जीएसटीएन ने एक परामर्श में कहा कि इस नई सुविधा के माध्यम से जीएसटीआर 3B में करदाताओं द्वारा विशेष कर अवधि के लिए घोषित राशि के आधार पर न्यूनतम ब्याज की गणना की जाएगी। भारत के पीएम से गुहार, श्रीलंका के साथ तमिल पार्टीज ने मोदी को चिट्ठी लिखी, कहा हमारे अधिकार दिलाने में मदद कीजिए। श्रीलंका के साथ अहम तमिल पार्टीज के नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा। इस लेटर में कहा गया कि भारत श्रीलंकाई तमिलों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करें। दरअसल 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें श्रीलंका ने वादा किया था कि वो देश के तमिलों को संविधान के 13वें संशोधन के तहत तमाम अधिकार देगा। हालांकि 35 साल गुजरने के बाद भी श्रीलंका की किसी भी सरकार ने ये अधिकार तमिलों को नहीं दिए। इमरान खान ने फिर उगला जहर, कहा मुस्लिमों के जनसंहार पर पीएम मोदी ने साधी चुप्पी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की कार्रवाई की गुजारिश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अपने मुल्क में हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे, लेकिन भारत को अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने में लगे हुए हैं। इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार दिसंबर में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुस्लिमों के जनसंहार के मुद्दे पर चुप बैठी हुई है। इमरान ने कहा कि इससे सवाल उठता है कि क्या भाजपा सरकार चरमपंथियों के आह्वान का समर्थन करती है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में मिले 2317 नए कोरोना संक्रमित मरीज। मध्य प्रदेश में रविवार को कोरोना के 2313 मरीज मिले। 68,137 सैंपल की जांच में इतने संक्रमित पाए गए। मध्य प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 8,568 हो गई। नए मरीजों में 645 इंदौर और 489 भोपाल के हैं। कोरोना संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक मिले संक्रमितों का आंकड़ा प्रदेश में 8 लाख के पार हो गया। देश के 4 राज्यों में 11 से 14 जनवरी तक हो सकती है भारी बारिश। ठंड से होगा लोगों का हाल बेहाल। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश का अनुमान लगाते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। वहीं दिल्ली में बारिश की स्थिति पर भी जानकारी दी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में जमकर बारिश हुई, इससे ठंड काफी बढ़ गई। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मौसम निकाय के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनामणि ने कहा कि 11 जनवरी से देश के पूर्वी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। चीन का जैविक हथियार है कोरोना वायरस। सुप्रीम कोर्ट में डाली अर्जी, जाने क्या बोली अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना का कुछ न कुछ समाधान है। ऐसा सोचने वाले हर व्यक्ति को याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस टिप्पणी के साथ ही न्यायालय ने उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें आरोप लगाया था कि चीन जैविक हथियार के रूप में वायरस का जानबूझकर प्रसार कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।